नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे इरिगेशन शेड्यूलिंग के बारे में। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इरिगेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि इरिगेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स के कल्टिवेशन का। तो अगर हमें एक प्लांट को अच्छी तरह से कल्टिवेट करना है तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। हर प्लांट के पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और वो डिमांड कैसे पूरी होती है। बेसिकली अगर हम देखें तो रेनफॉल की वजह से हमारे को पानी मिलता है। तो अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि हमारे को उसको अलग से पानी देना है या नहीं देना है। तो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, इरिगेशन कितना चाहिए, हम निकालते हैं कि इस तरह से कि क्रॉप की रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें उसकी रिक्वायरमेंट को रेनफॉल कितना पूरा कर रही है। तो जितना रेनफॉल हुई उसके हिसाब से क्रॉप की रिक्वायरमेंट पूरी हुई अगर तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो उतना हम पानी अलग से एज इरिगेशन देंगे। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? इरिगेशन शेड्यूलिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें पानी कब देना है, कितना देना है और किस तरह से देना है ताकि हमारी यील्ड बढ़े, इरिगेशन एफिशिएंसी बढ़े और क्रॉप की क्वालिटी इन्हांस हो। इरिगेशन शेड्यूलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारी जो यील्ड है, जो क्रॉप की यील्ड है वो अच्छी क्वालिटी की हो, वाटर यूज़ एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सॉइल की प्रोडक्टिविटी को कम से कम डैमेज हो और जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो भी बहुत कम हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम इरिगेशन की शेड्यूलिंग करेंगे कि कब देना है, बिल्कुल सब चीज़ें परफेक्टली करें अगर हम, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि फार्मर अपना जो पानी है उनके पास जितना, उसको अच्छी तरह से वो यूज़ कर सकते हैं कि हमें इस वाली फील्ड में इस क्रॉप को इतना पानी देना है, चलिए ठीक है, इस वाली को हमने इतना दे दिया, अब पानी को हम यहाँ से डाइवर्ट कर देंगे दूसरी फील्ड में, यहाँ से यहाँ इसको अब देना है, इसको अब देना है। तो हर क्रॉप के पानी देने का समय अलग हो जाएगा, उसका टाइम अलग हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। उसके हिसाब से हम बाकी क्रॉप्स में उनको रोटेट कर सकते हैं पानी को। तो क्या होगा कि ज़रूरी नहीं होगा कि हमारे को हर टाइम हम पानी दे रहे हैं, हम हर क्रॉप को हर बार पानी दे रहे हैं जितना हमें देना है। हमें उसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसे देंगे, बाकी उसको उस पानी को दूसरे क्रॉप्स को भी अलग अलग टाइम पे दे पाएंगे। तो हम उस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पानी को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं फील्ड में। तो अब जब पानी ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ होगा तो क्या होगा कि फार्मर की जो वाटर के ऊपर जो कॉस्ट आती थी एक्स्ट्रा कि भाई इसको भी पानी दे रहे हैं, इसको भी पानी दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, इतना पानी दे दिया या ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, तो क्या होता था, उससे कॉस्ट बढ़ जाती थी। और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो उसका नुकसान होगा फार्मर्स को। तो इस वजह से ये जो है, अगर हम शेड्यूलिंग करेंगे तो हमारे पास इरिगेशन का एक पर्टिकुलर टाइम होगा और पर्टिकुलर नंबर होगा कि इस फ्रीक्वेंसी पे इसको इतना इरिगेट करना है, इस टाइम पे करना है और बाकी इस टाइम पे इस वाली को क्रॉप को करना है या जो भी है। तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा ये काम। अब जब कॉस्ट इफेक्टिव है ये मेजर, तो उससे क्या होगा कि सेविंग भी होगी। तो अब क्या है कि जो नॉन कैश क्रॉप्स हैं उनको भी पानी दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे जो फार्मर है उनके नेट रिटर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई भाई किसी क्रॉप को बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, वहाँ पे वाटर लॉगिंग होने लगी है या जो भी है। तो इस तरह से अगर आप अच्छे से शेड्यूलिंग करें तो हमारा जो है फार्मर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। अब जैसे अगर हम फर्टिलाइज़र अलग से अप्लाई कर रहे हैं किसी क्रॉप में, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इरीगेशन वाटर के साथ अप्लाई कर दें, फर्टिगेशन कर दें, तो अलग से फर्टिलाइज़र अप्लाई करने की कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है ना। और रूट में अगर सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो रही है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी कम हो सकती हैं अगर हम शेड्यूलिंग कर दें। उसको एक अच्छे प्रॉपर मैनर में, एक डिसिप्लिन्ड वे में अगर हम पानी को भेजें फील्ड में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर शेड्यूलिंग ऑफ इरीगेशन के बारे में। तो इरीगेशन शेड्यूलिंग का क्राइटेरिया क्या क्या है? तो क्राइटेरिया का मतलब होता है कि हमारे को इरिगेशन शेड्यूलिंग कब और कैसे करनी है और हमें वो चीज़ पता कैसे चलेगा कि अब हमें इरिगेशन देना है। तो सबसे पहले हम इसी में बात करते हैं फिजियोलॉजिकल स्टेजेस की। तो क्रॉप की कुछ फिजियोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं। उन फिजियोलॉजिकल स्टेजेस में से कुछ ऐसी क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं जिसमें कि क्रॉप को इरिगेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। तो जैसे कि अगर हम वीट, पोटैटो, ग्राम, सोयाबीन, पैडी, मेज़, कॉटन, शुगर केन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, इन सब की यहाँ पे फिजियोलॉजिकल और क्रिटिकल स्टेजेस देख रहे हैं। तो वीट की कुछ फिजियोलॉजिकल स्टेजेस होती हैं जिसमें से क्राउन रूट इनिशिएशन और फ्लावरिंग के टाइम पे इरिगेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही पोटैटो में जब स्प्राउटिंग होती है और जब ट्यूबराइजेशन होने लगता है, ट्यूबर्स जब फॉर्म होने लगते हैं और जिस टाइम स्प्राउटिंग हो रही होती है, उन दोनों टाइम पे बहुत क्रिटिकल स्टेज है, उस टाइम पे इरिगेशन देना ज़रूरी है। ग्राम में जैसे प्री फ्लावरिंग के टाइम पे, सोयाबीन में फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन के टाइम पे, पैडी में अर्ली टिलरिंग और फ्लावरिंग के टाइम पे, मेज़ में जब टैसल्स ग्रो होने लगते हैं और सिल्किंग होने लगती है उसमें तब।
वैसे ही कॉटन में प्री फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन के टाइम पे, शुगर केन जब स्प्राउट होता है तब उसको पानी चाहिए होता है, और ग्राउंड नट में जब फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन होता है तब चाहिए होता है, और मस्टर्ड में फ्लावरिंग के टाइम पे। तो हमने देखा क्या कि हमारी फिजिकल स्टेजेस जो हैं वो डिफाइन करती हैं कि भाई उस क्रॉप को कब कितना ज़्यादा पानी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल इंडिकेटर्स की। तो सॉइल इंडिकेटर्स जैसे कि अब कुछ लोग होते हैं, जैसे जो फार्मर्स होते हैं या जो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो तो सॉइल को हाथ में पकड़ के ही बता देते हैं कि भाई इसमें कितना पानी है और इसे कितना पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। जबकि अगर उस तरह से अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे को कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो हम सॉइल मॉइस्चर का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और उसको चेक करने के भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो हम ग्रेविमेट्रिक मेथड से आप सॉइल की कर लो या फिर TDR कर लो, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर कर लो टेंशियोमीटर से, ठीक है। तो अवेलेबल सॉइल वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता होता है अवेलेबल सॉइल वाटर कितना होता है। अवेलेबल सॉइल वाटर होता है कि फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस। तो विल्टिंग उतना अवेलेबल सॉइल वाटर होना चाहिए, पर अगर वो उससे कम है तो आपको इरिगेशन देना है। तो वही तो जो हमने पहले देखा था। तो हम फील्ड कैपेसिटी से भी मेजर कर सकते हैं कि लाइक हमने सपोज हमारी फील्ड को 8 mm ऑफ वाटर चाहिए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 दिन उसका 8 3 24 mm हमने एक दिन दे दिया फर्स्ट डे, तो वो 3 दिन तक वो फील्ड कैपेसिटी में रहेगा उतना पानी। तो हम उस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें पता रहता है कि हमें इतने दिन बाद कितना इरिगेशन देना है, उसके बाद कितना देना है। हम टाइम के हिसाब से अपनी फील्ड कैपेसिटी निकाल के और उससे हम कर सकते हैं मेजर कि हमें कितना पानी देना है। सॉइल मॉइस्चर टेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम इरिगेशन देना है, कितनी बार देना है, कैसे देना है, ठीक है। तो जनरली जो इरिगेशन दिया जाता है वो सॉइल का डिप्लीशन जब 25%, 50% या 75% होता है, या सॉइल वाटर का पोटेंशियल 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, उसके हिसाब से हम अलग अलग कैलकुलेट करके अलग अलग टाइम पे उतना जितना इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना हम उसे दे देते हैं। तो ये थे हमारे सॉइल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट हमारा जो है वो है मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। अगर हम मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इरिगेशन वाटर और क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन का जो रेशियो है उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इवेपोरेशन का पैन होता है तो उसमें हमारा कितना इवेपोरेशन हुआ हम उसमें मेजर कर लेते हैं, और उसको जितने दिन हुआ क्यूमुलेटिवली उसको ऐड करके, तो हम अगर 10 दिन का सपोज निकाल रहे हैं तो सब में जितना हर दिन जितना जितना इवेपोरेशन हुआ उस सब को ऐड कर लो, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा क्यूमुलेटिव इवेपोरेशन बन जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करके इस रेशियो को अगर हम निकालें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना इरिगेशन वाटर अप्लाई करना है। तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है, और वो अलग क्यों होता है, क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन अलग अलग होता है, हर क्रॉप का अलग अलग होता है। तो कोई ज़्यादा इवेपोरेट होता है किसी क्रॉप से और किसी से कम होता है, तो इससे हमारा जो है रेशियोज़ अलग अलग होते हैं और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में डिफ़र करते हैं। तो उसको हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो और भी मेथड्स हैं कैलकुलेट करने की पैन इवेपोरेशन के अलावा। सॉइल मॉइस्चर को इवेपोट्रांसपिरेशन, डेफिसिट इरिगेशन, सॉइल वाटर पोटेंशियल अगर हम देखने लगें, स्ट्रेस डे इंडेक्स होता है एक, उससे भी मेजर कर सकते हैं। और अगर हम एक रिकॉर्ड बुक बना के रखें उसमें जितनी हमने अभी करा तो उस तरह से हम उन सबको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने IW/CPE का रेशियो की बात की थी, तो ऑप्टिमम इतना है इन सब क्रॉप्स में। लाइक जैसे ग्राउंड नट में 0.75 से 1 होना चाहिए, सनफ्लावर में 0.5 से 1। अगर इससे डिफरेंट आ रहा है तो हमारे को उसके बाद इरिगेशन देना होगा। तो इतना ऑप्टिमम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमने जो बात की थी कि प्लांट वाटर पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। जैसे सॉइल वाटर पोटेंशियल हम देख रहे थे, वैसे ही हम प्लांट वाटर पोटेंशियल या लीफ वाटर पोटेंशियल से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर चैम्बर्स या प्रेशर बॉम्ब्स के यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ अपरेटस हम यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमारा निकल जाता है कि कितना वाटर पोटेंशियल है और कितना प्लांट की ग्रोथ के लिए हमारे को ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि कितनी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है। तो वाटर डेफिसिट की अगर हम बात करें तो परमिसिबल डेफिसिट या डिप्लीशन ऑफ सॉइल अवेलेबल वाटर को भी हम, जैसे अभी रेडली अवेलेबल मॉइस्चर की हमने बात की थी, हमने निकाला था, तो इसमें हमारा होता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर हमारा जो होता है, जो टोटल मॉइस्चर है और मिनिमम परमिसिबल डिप्लीशन जितना चाहिए, जितना मिनिमम जितना डिप्लीशन हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसको अगर हम सॉइल मॉइस्चर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा कि इतना भाई पानी तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। तो इतना रेडली अवेलेबल मॉइस्चर होना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो पी की वैल्यू
शैलो रूटेड सीजनल क्रॉप्स के लिए 0.2 से 0.3 होती है, जबकि डीप रूटेड के लिए 0.4 से 0.6 होती है। इतनी होनी चाहिए। तो जितना हमारा पी का वैल्यू कम होगा उतना ज़्यादा क्रॉप का डेवलपमेंट अच्छा होगा और उसकी यील्ड भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो इसी के साथ अगर हमें देखना हो कि हमारे को कितनी डेप्थ पे इरिगेशन देना है, कितना डेप्थ ऑफ इरिगेशन हमें मेंटेन करना है, तो वो हम क्या करेंगे कि जितना रूट की डेप्थ है उसे मेजर कर लेंगे, तो दैट इज़ डी। तो क्या हो जाएगा, नेट डेप्थ ऑफ इरिगेशन डोज जो होगा वो होगा अवेलेबल वाटर कितना था और उसकी परमिसिबल डिप्लीशन कितना था और उसमें हमारे को डेप्थ कितनी लेनी है, तो वो हमारा नेट इरिगेशन एप्लीकेशन डेप्थ हो जाता है। हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। सबसे पहला आता है टर्म हमारा पीएफ वैल्यू। अब पीएफ वैल्यू होता क्या है? पीएफ वैल्यू वो वैल्यू है जो डिफाइन करती है कि किसी वाटर कॉलम में कितना प्रेशर है, कितना टेंशन है कि उससे पानी जो है वो एब्जॉर्ब होगा। सॉइल में कितना पानी उसकी कैपिलरीज के थ्रू रिटेन हो सकता है, उसको हम मेजर करते हैं पीएफ वैल्यू से। अगर किसी सॉइल का पीएफ वैल्यू 0 है तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो सॉइल है वो पूरी तरह वाटर से फिल्ड है, मतलब उसकी फील्ड कैपेसिटी पूरी तरह से भरी हुई है वो सॉइल। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम है। तो इससे हमारे को काफ़ी मतलब पता चल जाता है कि फ्री एनर्जी डिफरेंस कितना है। तो एक्सपोनेंशियली हम पीएफ वैल्यू मेजर करके बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो, अगर हम देखें कि पीएफ को हम कैसे मेजर करते हैं, तो पीएफ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथमिक स्केल के टर्म से मेजर करते हैं। इसको जैसे log 10 के हिसाब से मेजर करते हैं। पी एफ इज इक्वल टू log 10 टू द पावर h। अब h जो है वहाँ पे सॉइल मॉइस्चर है इन सेंटीमीटर्स, तो सॉइल मॉइस्चर कितना है इन सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, तो हम उसको मेजर करेंगे पी एफ के टर्म्स में। तो उससे हमारे को पता चल जाएगा कि हमारे सॉइल में कितना सैचुरेशन है और कितना नहीं है, कितना वाटर रिटेन हो रहा है और कितना नहीं हो पा रहा है। तो इसको हम अलग अलग टर्म्स में हम इस प्रेशर को, या हम फोर्स या टेंशन बोल सकते हैं, तो हम इसको प्रेशर की टर्म से मेजर करते हैं। जैसे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देख लेंगे, या बार में या मिली बार में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। या कितना अगर हम इरिगेशन वाटर दे रहे हैं, जैसे कैसे दे रहे हैं, लाइक से क्यूमेक की टर्म से मेजर करेंगे, फिर हम उससे क्यूबिक मीटर पर सेकेंड या क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टर्म से मेजर करके हम पीएफ वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि सॉइल में कितना पानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट की। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट का मतलब होता है, तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट को हम कैसे बोलेंगे कि लाइक अगर हम किसी सॉइल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, सॉइल को हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया 1000 टाइम्स दैट ऑफ ग्रेविटी, हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, लाइक हम 30 मिनट्स के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे रहे हैं 1000 टाइम्स उसको, तो उससे क्या होगा कि हमारे को पता चलेगा कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देने के बावजूद भी सॉइल कितना मॉइस्चर रिटेन कर पा रही है। तो इसको हम बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं हम सॉइल का, अराउंड 1 सेंटीमीटर थिक सॉइल का सैंपल लेते हैं, उसको सैचुरेट करते हैं, उसके बाद उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दे देते हैं अराउंड 30 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद वो कितना मेंटेन कर पा रही है सॉइल, उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ वाटर की, इतना परसेंट या इतना परसेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मॉइस्चर इक्विवेलेंट। तो मॉइस्चर इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो जो हमारा फील्ड कैपेसिटी था, फील्ड कैपेसिटी तो हमारा मैक्सिमम वाटर कितना रिटेन कर पा रहा है होता है, तो फील्ड कैपेसिटी के हिसाब से हम मॉइस्चर इक्विवेलेंट को कंपेयर करते हैं। तो फील्ड कैपेसिटी के बराबर बराबर अगर मॉइस्चर इक्विवेलेंट है तो वो किस केस में होता है, जब सॉइल हमारी मीडियम टेक्सचर्ड हो। अगर फील्ड कैपेसिटी ज़्यादा है मॉइस्चर इक्विवेलेंट से तो हम बोलेंगे कि भाई हमारी ये सैंडी सॉइल है। ठीक है, अगर फील्ड कैपेसिटी कम है और मॉइस्चर इक्विवेलेंट ज़्यादा है, मतलब कि इतना उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने के बावजूद भी वो सॉइल जो है फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा मतलब मॉइस्चर रिटेन कर पा रही है, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि हमारी जो सॉइल है वो ज़्यादा मॉइस्चर रिटेन कर रही है। तो वो कौन सी सॉइल होगी, क्लेई सॉइल। ठीक है, तो क्लेई सॉइल में फील्ड कैपेसिटी कम होती है मॉइस्चर इक्विवेलेंट से।
आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को ब्रिग्स और शैंटन ने 1912 में प्रपोज किया था। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल में हो ताकि प्लांट विल्ट ना करे, उस लेवल से अगर पानी थोड़ा सा भी कम होगा तो हमारा प्लांट एकदम विल्ट करने लगेगा। तो सॉइल में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करना ज़रूरी होता है कि उतना पानी रहेगा तो पेड़ जो है हमारा मुरझाएगा नहीं। आपने उससे कम अगर पानी किया है सॉइल में तो एकदम प्लांट क्या करेगा, वो विल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्रिग्स और शैंट्स ने जो हमारा इंडिकेटर प्लांट लिया था, उन्होंने लिया था ड्वार्फ सनफ्लावर को एज एन इंडिकेटर प्लांट। ठीक है, तो ये हमारा होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कि उसके बाद हमारा जो है प्लांट विल्ट करना स्टार्ट कर देगा और टर्जिडिटी नहीं रहेगी उसमें और फिर वो रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम सॉइल में जो मॉइस्चर है वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे है या नहीं है। तो हमारा जो विल्टिंग कोएफिशिएंट है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट अपॉन 0.68 या फिर मॉइस्चर इक्विवेलेंट अपॉन 1.8। तो अब ये जो फॉर्मूला मैंने बोला ये क्यों हम यूज़ करते हैं, तो विल्टिंग कोएफिशिएंट का काम क्या होता है, वो बताता है कि जब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है प्लांट का, प्लांट की रूट्स का सॉइल में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट है तो उस टाइम पे मॉइस्चर कितना परसेंट है रूट जोन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे विल्टिंग कोएफिशिएंट या क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमें पता क्या चलता है कि हमारा जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट चल रहा है तो उस टाइम पे रूट जोन में मॉइस्चर का कितना परसेंट प्रेजेंट है। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना हो जाएगा, बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मॉइस्चर कंटेंट बाय वेट इनटू जो सॉइल की बर्ग डेंसिटी है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम किस तरह से सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को मेजर कर सकते हैं। तो हम हमारा जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट है उसको दो टाइप से मेजर कर सकते हैं। हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट में अगर हम देखें तो डायरेक्ट मेजरमेंट हम ग्रेविमेट्रिक मेथड के थ्रू कर सकते हैं या इंफ्रारेड मेथड के थ्रू कर सकते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक में क्या करते हैं, हम सॉइल का वेट लेते हैं पहले। ठीक है, जो हमारी मॉइस्चर वाली सॉइल है उसको वेट कर लिया, फिर उसके बाद हमने उसको ड्राई करा 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर उसके बाद हमने उसे वेट किया। तो जो डिफरेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उस डिफरेंस को हम यूज़ करते हैं मॉइस्चर परसेंटेज को निकालने में। नेक्स्ट हमारा है इंफ्रारेड मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, हम इंफ्रारेड लैम्प यूज़ करते हैं ताकि हम उसे ड्राई कर सकें सॉइल को। दूसरा हमारा मेथड था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम टच करके उसको फील करके बता सकते हैं कि भाई इसमें कितना है या नहीं है। पर अगर आपको नहीं हो पा रहा है वो, तो हम दूसरा एक मेथड लेते हैं न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड, जिसमें हम H+ आयंस का जो है नंबर उनको मेजर करते हैं कि भाई हमारे यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल में कितना H+ आयन है, तो उसको निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसको मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली, टेस्ट वगैरह करके हम फिर उसको मेजर कर लेते हैं कि हमारा मॉइस्चर कंटेंट बाय वॉल्यूम कितना होगा। नेक्स्ट हमारा है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर क्या करता है, टेंसियोमीटर मेजर करता है हमारा सॉइल मॉइस्चर का टेंशन को। तो टेंशियोमीटर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उससे हम एकदम डायरेक्टली टेंशियोमीटर से टेंशन मेजर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉइल है वो किस रेंज की, मतलब कौन सा टेक्सचर के हिसाब से कौन सा, मतलब सॉइल में कितना परसेंट मॉइस्चर है। तो हमारा जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है वो जनरली फील्ड कैपेसिटी पे 0.1 to 0.7 एटमॉस्फेयर रहता है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सॉइल टेक्सचर। तो हम उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर करते हैं और उसमें जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रेशर साइकोमीटर। उस साइक्रोमीटर से हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और उससे हमारे को पता चल जाता है कि भाई हमारा कितना, मतलब उसमें रेजिस्टिविटी कितनी है, कितना फ्लो हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो जितना टेंशियोमीटर, जितना रेजिस्टेंस होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन की। ये पीईटी का जो कॉन्सेप्ट है ये 1948 में थॉर्नथवेट ने दिया था और उन्होंने बोला कि पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि इवेपोरेशन जो होता है दो जगह से होता है। इवेपोरेशन सॉइल से होता है और जो वेजिटेटिव कवर है, जो लीफ है, जो वेजिटेशन है, वहाँ से भी ट्रांसपिरेशन होता है। तो वाटर या मॉइस्चर का लॉस जो होता है दो जगह से होता है। तो इवेपोर ट्रांसपिरेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया है, इससे क्या होता है
हमें पता चलता है कि हमें अगर वाटर यूज़ एफिशिएंसी निकालनी है किसी क्रॉप की, तो हमें पता चलता है कि अगर पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन हमें पता हो तो हम उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। हम और भी चीज़ों में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पीईटी का एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला थॉर्नवेट ने दिया था, तो उसको अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं। बट देन अगर हम बात करें कि हम पीईटी को मेजर कैसे करते हैं, तो हम उसको मेजर करते हैं या तो हम लाइसीमीटर से मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसे मेजर कर सकते हैं इवेपोरीमीटर से। तो पहले बात करते हैं लाइसीमीटर की। तो ये जो हमारा लाइसीमीटर होता है, लाइसीमीटर क्या करता है, ये हमें इवेपोट्रांसपिरेशन मेजर करने में हेल्प करता है। रेनफॉल और कितना वाटर अपटेक हुआ है प्लांट्स के थ्रू, उस सबको हमें मेजर करने में हेल्प करता है। तो लाइसीमीटर बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसको ग्राउंड में लगाया जाता है, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो वाटर सॉइल के थ्रू कितना पर्कुलेट कर रहा है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। और ये काफ़ी डिपेंडेबल होते हैं और अच्छी तरह से ये इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर कर पाते हैं। और ये जो लाइसीमीटर होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, नॉन वेइंग टाइप लाइसीमीटर और वेइंग टाइप लाइसीमीटर। तो अगर हम बात करें नॉन वेइंग टाइप लाइसीमीटर की, तो जो हमारा नॉन वेइंग टाइप होता है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम इस प्रिंसिपल पे मेजर करते हैं कि जो हमारा इवेपोट्रांसपिरेशन है वो कितना हो रहा है। वो हो रहा है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल जितनी हो रही है उसमें हमने इरिगेशन वाटर जितना डाल दिया और उसके बाद हमने लीचिंग में कितना निकाल दिया। ठीक है, तो ET इज इक्वल्स टू रेनफॉल प्लस इरिगेशन वाटर माइनस लीचिंग, तो उतना ही इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर कर लेता है। बट क्या है इसमें, इसको हम इसका जो एस्टिमेशन है ये ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम करें तो वो ठीक रहता है। बट देन अगर हमें शॉर्ट पीरियड के लिए करना है तो या डायरेक्टल पैटर्न देखना है इवेपोट्रांसपिरेशन का कि कितना हर दिन में कितना हो रहा है और एक्यूरेट एस्टिमेशन करना है, तो उसके लिए हम वेइंग टाइप लाइसीमीटर यूज़ करते हैं। तो वो क्या करता है, वो जो है वाटर बैलेंस को मेजर करता है कि वाटर कितना ऐड किया और वाटर कितना रिटेन किया सॉइल ने, और वाटर हर सोर्स के थ्रू इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन या डीप पर्कुलेशन के थ्रू कितना लूज़ हुआ। तो इससे हमारी इफेक्टिवली हम रेनफॉल भी मेजर कर सकते हैं इसको यूज़ करके। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेइंग टाइप लाइसीमीटर है वो ज़्यादा डायरेक्ट और एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉन वेइंग टाइप, अगर हमें ET मेजर करना है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवेपोरीमीटर्स की। तो जो इवेपोरीमीटर होता है, इवेपोरीमीटर ये भी PET मेजर करता है अलग अलग क्रॉप्स के लिए। दो टाइप का होता है। इसको जनरली जो है इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज इवेपोरीमीटर्स जो हैं वो है US वेदर ब्यूरो क्लास A पैन और संकन स्क्रीन इवेपोरीमीटर। तो ये जो US वेदर ब्यूरो वाले जो क्लास 1 पैन है, ये वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। और उसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हमारा पैन का एक कोएफिशिएंट होता है 0.7 और जो रीडिंग आ रही है पैन की उससे उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लार्ज वाटर सरफेस एरिया पे इवेपोरेशन कितना हुआ। और उसको अगर हम क्रॉप फैक्टर से मेजर कर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोट्रांसपिरेशन निकल आएगा। वैसे ही हम संकन स्क्रीन इवेपोरीमीटर यूज़ कर सकते हैं। इसको डेवलप किया था IARI में, डेवलप किया गया था बाय शर्मा इन 1968 और ये भी इवेपोट्रांसपिरेशन को मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने इवेपोट्रांसपिरेशन को किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी निकालने में मेजर कर सकते हैं ET को। कंजप्टिव यूज़ ऑफ वाटर के लिए अगर हमें निकालना है तो हम उसमें ET की ज़रूरत पड़ती है। तो इवेपोट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर यूज़ एफिशिएंसी की। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी होता क्या है? वाटर यूज़ एफिशिएंसी होता है कि किस तरह से हम वाटर को अप्लाई करें कि वो मैक्सिमम यूज़ हो जाए। तो वाटर का जो यूटिलाइजेशन है क्रॉप में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी को ना दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि क्रॉप की यील्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी, अगर हम फील्ड के हिसाब से देखें तो फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी। अब क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी में क्या होता है, इसका जो हमारा है जो यूनिट है क्या रहेगी, वो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या होता था, कि कितना यूज़ हो रहा है अपॉन कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है या कितना वाटर फील्ड में है उसके हिसाब से। तो हमारा जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, kg पर हेक्टेयर सेंटीमीटर और क्विंटल पर हेक्टेयर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, कितना kg अगर हम क्रॉप की बात करें तो कितना kg ईल्ड क्रॉप ईल्ड की आ रही है,
ठीक है। तो हम यील्ड तो देखेंगे ही देखेंगे इसमें। अगर हम क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हम उसमें इवेपोट्रांसपिरेशन देखेंगे कि इतना यील्ड आने के लिए कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ है, ठीक है। इतना इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है अगर, तो उस पर कितनी यील्ड आ रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉप वाटर यूज़ एफिशिएंसी, ठीक है। और दूसरा है हमारा फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी। उसमें हम देखेंगे कि हमारा कितना वाटर फील्ड में यूज़ हो रहा है, उसके बाद हमारी कितनी यील्ड आ रही है उसकी वजह से, तो वो क्या हो गया हमारा फील्ड वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो y अपॉन WR। अब WR क्या है उसमें, वाटर यूज इन द फील्ड, जबकि ET क्या था, इवेपोट्रांसपिरेशन। तो हमारा क्रॉप का और फील्ड का हम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो अगर कोई बोले कि हमें वाटर की यूज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, हम जो है सरफेस रन ऑफ को ख़त्म करो, मिनिमाइज़ करो, ताकि क्या हो कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्राउंड में ज़्यादा जाए, सरफेस पे रन ऑफ ना हो। तो हम उसके लिए रन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, टिलेज करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाते हैं किसी तरह से, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या वाटर की रिसाइकलिंग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। दूसरा हम क्या ले सकते हैं कि जो सॉइल मॉइस्चर का कहीं अनप्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है, जैसे कि हमने बहुत सारा अपना क्रॉप लगा रखी है, उसके साथ साथ क्रॉप के साथ साथ कोई वीड भी है। अब वीड की ना ही हमें ज़रूरत है और वो क्या कर रही है, वो इवेपोट्रांसपिरेशन के थ्रू मॉइस्चर को बाहर एयर में भी भेज रही है। तो उससे क्या होगा कि इवेपोरेशन होगा, इवेपोट्रांसपिरेशन होगा, तो बेफालतू में हमारा वाटर का लॉस हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं कि हम वीड कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने बहुत टाइम तक क्रॉप को लगा दिया है, अगर रेनी सीजन क्रॉप है, उसको पहले टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया, तो वाटर जो है वो वेस्ट हो जाएगा। अब वाटर को, अगर हमने वाटर को बहुत ज़्यादा सनी एरियाज़ हैं या बहुत ऐसा कुछ है, तो वाटर को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर टिलेज कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो टिलेज के थ्रू वाटर जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और मल्चिंग से क्या होता है कि हमारा जो हमने मल्च जो लगाया है उसमें वाटर हमारा क्या हो जाएगा, उसमें वो इवेपोरेट कम होगा, तो सॉइल के थ्रू इवेपोरेशन कम होगा, तो हम इवेपोरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा वाटर को हम अच्छी तरह एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमारा वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम मॉइस्चर रिजर्व को बढ़ा दें प्लांट के। वो कैसे करेंगे भला, कि हम इस तरीके का क्रॉपिंग सीक्वेंस फॉलो करें जिसमें हमारा मॉइस्चर ज़्यादा सेव हो रहा हो। कुछ सुटेबल क्रॉप्स जो कम वाटर यूज़ करती हों उनको यूज़ करें, ऐसी कोई वेराइटीज़ यूज़ करें। और डिफरेंट रूटिंग डेप्थ अगर हम ले सकें, हार्ड पैन को रिमूव करें, रूट डेप्थ बढ़ाएं, ताकि हार्ड पैन हटाएंगे तो रूट ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगी और फिर वो क्या करेगा, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो हमारा वाटर यूज़ एफिशिएंसी बढ़ेगा। सीड्स का और फर्टिलाइज़र का, सीड का प्रॉपर प्लेसमेंट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस तरह से सीड हमने कितनी डेप्थ पे सो किया है, ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हमें वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाना हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूटी ऑफ वाटर की। ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, ड्यूटी ऑफ वाटर का मतलब होता है कि हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे उसका क्वांटिटी ऑफ वाटर को जो हमें इरिगेशन में चाहिए, ताकि हमारे को हमारा जो क्रॉप है उसको हम मैच्योरिटी तक ला सकें। तो हमारे को कितना वाटर चाहिए, दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ वाटर। इसमें एक टर्म होता है बेस पीरियड। बेस पीरियड वो होता है जिसमें कि हमारा जो जितना इरिगेशन दिया जाए ताकि हमारा जो क्रॉप है वो जो है मैच्योर हो जाए। तो फुल्ली मैच्योर होने के लिए क्रॉप को कितना पीरियड ऑफ इरिगेशन देना होगा, तो वो हमारा बोलते हैं बेस पीरियड, ठीक है। तो हम ड्यूटी ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल डेप्थ हमें पता होगा कि कितना हमें देना है, उसके हिसाब से हम ड्यूटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो हमारा ड्यूटी ऑफ वाटर दो टाइप का हो सकता है, ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर, दूसरा है नेट ड्यूटी ऑफ वाटर। तो ग्रॉस ड्यूटी में क्या होता है, तो ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं, ग्रॉस ड्यूटी ऑफ वाटर में हम देखते हैं कि हमारे को इतना एरिया है जिसमें पानी को देना है, सप्लाई यहाँ से होगी और इतना हमने मेजर करके पानी दे दिया, और जितना वो चैनल में वेस्ट हो रहा है उसको देख लेंगे, हम उसको ऐड कर लेंगे। और पर नेट ड्यूटी ऑफ वाटर क्या होता है, उसमें क्या होता है, नेट ड्यूटी में हम पूरा देखते हैं कि फील्ड में जब पानी आ रहा है, जब पानी फील्ड में आ रहा है तो वो फील्ड में कितना लॉस हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा नेट ड्यूटी। तो अगर हम ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस देखें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना जो है, जो चैनल्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं जहाँ से पानी आ रहा है और जहाँ तक आ रहा है,
जहाँ तक वो मेन रीच कर रहा है प्लांट्स को, तब तक वो चैनल जो पूरा है उसमें वो कितना एफिशिएंट है। तो हमें ग्रॉस ड्यूटी और नेट ड्यूटी ऑफ वाटर से पता चल जाएगा कि वो जो चैनल है वहाँ कितने लॉसेस हो रहे हैं और वो कितना % एफिशिएंटली वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन एफिशिएंसी की। इरिगेशन एफिशिएंसी क्या होता है? इरिगेशन एफिशिएंसी को हम परसेंटेज में मेजर करते हैं। वो इतना % ऑफ इरिगेशन वाटर जो कि सॉइल में है और उसमें से हमारे को कितना हमने लगाया, कितना इरिगेशन वाटर दिया और उससे वो कितना इरिगेशन वाटर जो है प्लांट की ग्रोथ में यूज़ हुआ। ठीक है, क्रॉप ग्रोथ में कितना यूज़ हो रहा है और कितना वाटर हमने इरिगेशन में दिया है। तो अगर हमारे को इरिगेशन में कितना ट्रांसपिरेशन हुआ, कितना इवेपोरेशन हुआ, या हमें कह सकते हैं कि इवेपो ट्रांसपिरेशन कैसा है, और दूसरा लीचिंग में कितना जा रहा है या रेनफॉल कितनी हुई, तो इन सब चीज़ों के हिसाब से। और हम देखते हैं कि अगर हमारे को पता हो कि स्टोरेज एफिशिएंसी कितनी है रिजर्वॉयर की, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी कितनी है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी, तो इन सब चीज़ों को देख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो इरिगेशन है उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो इसके लिए काफ़ी सारे फार्मूलाज हैं जैसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है समाप्त होता है इसी चीज़ के साथ। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आप बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।